देखो पांचवा फोर्स ये है फ्रिक्शन। भाई तुमसे ज्यादा बड़ा बड़ा डिस्काउंट दे दो, मेरा आ गया तो पक्का देख ले। ठीक है चलो कोई बात नहीं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये कैसे लगता है पहले इसको देखते हैं हम। ये लगता है जब भी दो सरफेस, बस ये लगता है दो सरफेस के बीच में। और कैसे लगता है, पैरेलल टू सरफेस हमेशा। तो कोई भी सरफेस है, मान लो ये है, या ऐसे दो सरफेस हो गए, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कॉमन टेंजेंट होता है एक और एक नॉर्मल होता है, ऐसे। ठीक है कि नहीं। तो ये लाइन है सरफेस के परपेंडिकुलर जहाँ पे वो टच हो रहा है, और ये हो गया टेंजेंट, हाँ पैरेलल हो गया। तो फ्रिक्शन लगेगा इसी डायरेक्शन में, पैरेलल टू सरफेस। अब बताओ सरफेस के पैरेलल कितनी डायरेक्शन हो सकती है? सरफेस से पहले तो दो हो सकती है। दो हो सकती हैं, और नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, हमारे से एक्स जेड नहीं हो सकती, अच्छा हाँ इधर भी तो हो सकती है हाँ। उधर नहीं हो चार हो सकती। गई फिर तो इनफाइनाइट हो गई, सारी हो गई ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे ये है ना, तो इसके तुम सरफेस के पैरेलल कहाँ बनाओगे, कहाँ बनाओगे भाई? आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब सरफेस के पैरेलल तो हर जगह हो सकता है ना, इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल फोर्स है। इसकी डायरेक्शन होती सरफेस के पैरेलल है, और ये भी नहीं पता कि आगे होगी पीछे होगी अंदर होगी बाहर होगी, उसको भी निकालना पड़ता है हमको। लेकिन इट एक्ट्स, ये कैसे लगता है, पैरेलल टू सरफेस। देखो नॉर्मल टू सरफेस में तो एक ही डायरेक्शन है, ऊपर या नीचे, मतलब ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वो नॉर्मल रिएक्शन तो पता ही है कि टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, ऊपर लगता है। लेकिन फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल, पैरेलल टू सरफेस जहां पे टच होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है दोनों सरफेस का। ठीक है, और पता क्या चलेगा डायरेक्शन कहाँ होगी? जिस तरफ फोर्स होगी उस तरफ होगी। नहीं नहीं, इट इट इज डायरेक्टेड, एक मिनट, इट अपोजेस, हाँ, इट अपोजेस द टेंडेंसी। मतलब मोशन हो या ना हो, उससे कोई फर्क, फ्रिक्शन कभी भी लग सकता है। ठीक है, और तुम्हें ये अभी देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है बस ये एक तरफ, बाकी फोर्सेस एक तरफ, ऐसे समझ लो। हाँ क्योंकि नहीं नहीं, मतलब ये थोड़ा सा समझने वाला फोर्स है, और थोड़ा दिमाग लगा के इसमें सोचने की जरूरत है कि कहाँ लगेगा क्या लगेगा। अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब कभी कभी है क्या, नॉर्मल, हाँ सब कुछ नॉर्मल ही है। हाँ उल्टी साइड का क्या मतलब है, क्या समझे, उल्टी साइड क्या होती है? रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मान लो गाड़ी चल रही है आगे, गाड़ी आगे चल रही है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उस पर? नहीं, है। कोई जरूर नहीं है। मतलब वो तो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे शायद। फ्रेम रेफरेंस बता दिया मैंने, सूडो फोर्स बता दो कुछ, क्या बताया था? नहीं मतलब उसमें तो मोशन ही प्लेन में बताया था ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन प्लेन में और इसमें स्ट्रेट लाइन में। नहीं 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 यार, एक बात बताओ, इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। अब तुम गाड़ी में जा रहे हो, तो तुमको क्या लगेगा कि इसका वेट कहाँ लग रहा है? वो नीचे ही लगेगा भाई, धरती नीचे ही खींचेगी। ठीक है कि नहीं। हाँ, वो तो रिलेटिव, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारी चीजें चेंज होती हैं, पोजीशन। क्या 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 दोबारा? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। तो क्या सवाल क्या है? कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि, मैं बताता हूँ, बॉडी खड़ी हुई है, फ्रिक्शन लगेगा? हिल नहीं रहा कुछ, फ्रिक्शन लगेगा? कोई जरूरी नहीं है। क्यों चलता रहता?
एक फ्रिक्शन तो लगेगा ही उसका। अरे एक बर्फ की सिल्ली है बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ, उसके ऊपर एक बॉडी रख दो, वो चलने लग जाएगी अपने आप ही। फिर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तो है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो तो इंटरमॉलिक्यूलर का वो होता है ना, इरेगुलरिटीज फोर्स इरेगुलरिटी तो बहुत पहले पर्सन उड़ाते हैं, बट मतलब जब दो अब ये दो कांटेक्ट में हाँ दूसरे अरे मान लो कि बिल्कुल एक ऐसा सरफेस है, तुमने वो नहीं देखा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नाइट्रोजन डाल देते हैं, एक चीज होती है वो हवा में तैरने लगती है, एक्सपेरिमेंट देखे यूट्यूब पे। अब तो फ्रिक्शन मान लो फ्रिक्शन नहीं है, हवा हवा एकदम, ये हमने इसके ऊपर रख दिया, चलने लग जाएगी ये? नहीं। देखो मैं बताता हूँ क्या है फ्रिक्शन ना, थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रुकी हुई बॉडी पे भी लग जाता है, चलती हुई बॉडी पे भी ऐसा हो सकता ना लगे। हाँ चलती वो अच्छा स्पेस में स्पेस में नहीं, जमीन पे रफ सरफेस पे हो सकता है भाई सब कुछ। अभी तभी तो ये फिजिक्स है। ये कैसा होगा? ऐसा भी हो सकता है कि रुकी हुई बॉडी पे फ्रिक्शन ना लगे, ऐसे भी हो सकता है लग जाए। चलती हुई बॉडी पे आ जाओ, चलती हुई बॉडी पे लग जाए फ्रिक्शन या ना लगे, या आगे लगे, हो सकता है जहाँ बॉडी जा रही है वहीं फ्रिक्शन लग रहा है, जहाँ जो बॉडी जा रही है उसके पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, हो सकता है बॉडी चल रही है और फ्रिक्शन लग रहा है। कभी-कभी सपोर्ट भी अच्छा हाँ, ये तो वो उसने गिरा वो टायर में, वो तो ठीक है। तो फ्रिक्शन अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, तुम बस इतना जान लो कि जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब ये पैरेलल लगता है सरफेस के, और टेंडेंसी को अपोज करता है, मोशन को नहीं, मोशन को अपोज किसको करता है? मतलब बॉडी अगर जहां जाना चाहती है, ठीक है, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ अभी समझ में आ जाएगा। छोटा सा कुछ है, नहीं चौक तो रोल कर जाएगी ना, डब्बा, हाँ डब्बा ले लो डब्बा, ये देखो ये, इस पे फ्रिक्शन है, लग रहा है क्या दोनों के बीच में फ्रिक्शन? कैसे पता चलेगा लग रहा है लग रहा, कैसे ये थोड़ा तो फोर्स आपके हाथ से लग ही रहा होगा, नहीं तो हिल जाता। क्यों हिल जाता? देखो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता, बिल्कुल स्मूथ होता, तो क्या चलने लग जाता? ऐसे कैसे चलने लगे? मान बिल्कुल अभी मेरा हाथ तो ऐसे हिल रहा है ना, तुम्हें तुम मान के चलो कि बिल्कुल स्ट्रेट है ये, फ्रिक्शन नहीं है, चलता? तो मतलब ये कोशिश चलने की नहीं है, नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, अब अगर इसमें फ्रिक्शन ना होता तो ये फिसल जाता ना, इसका मतलब ये चलना चाहता है लेकिन चल नहीं रहा, हाँ तो फ्रिक्शन रोक, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, इसकी टेंडेंसी को चलने में, मोशन तो है ही नहीं ना कहीं, अभी फ्रिक्शन लग रहा है इसको, इस ये जाना चाहता है इधर, लेकिन फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा पीछे, ये बस, ठीक है। तो हमेशा मतलब जहां बॉडी जाना चाहती है उसी को फ्रिक्शन अपोज करेगा, अगर टेंडेंसी नहीं हुई और तब भी मोशन हो रहा है, हाँ, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी अगर नहीं है, बिना टेंडेंसी के मूव ये लो एक हाथ के दूसरा हाथ रखा हुआ है जा रहा है, हाँ सही बात है, ये वाला मूव क्यों? नहीं कर रहा है, रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहा है? दोनों सरफेस मूव कर रहे हैं। हाँ दोनों, कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि सरफेस मूव, बॉडी मूव कर रही है लेकिन जिस सरफेस पर रखा है वो भी मूव कर रहा है, फिर चेक करना पड़ता है कि फिर चेक करना पड़ता है कि टेंडेंसी है या नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तब फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। हाँ तो टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? हाँ बस बस बस। तो अब देखो इसमें क्या है, दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है? रुकी हुई बॉडी में तो फ्रिक्शन, रुकी हुई नहीं, जब रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन चाहता है मतलब टेंडेंसी है लेकिन हो नहीं रहा। रिलेटिव मोशन नहीं है, टेंडेंसी तो, ये फ्रिक्शन तो तभी लगेगा जब टेंडेंसी होगी, वरना नहीं लगेगा, बस कहानी खत्म, चाहे वो कोई सा फ्रिक्शन हो, टेंडेंसी तो होगी, लेकिन ये वाला फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज, हाँ
रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तब लगेगा, ये वाला फ्रिक्शन लग सकता है, लग सकता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ एस 0 या उसके बराबर, म्यू एस आर या उससे कम। इसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं, अब बता दो कांस्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके मैक्सिमम तक हो सकता है, कुछ हो सकता है मैक्सिमम, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, इसीलिए ये वाला फोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में कितना भी लग सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आज ये 0 मैक्सिमम मान लो कि 10 है, तो 5 भी लग सकता है, 6 भी लग सकता है, तो देखना पड़ेगा। ठीक, ये बताओ ये म्यू एस आर क्या है, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। आर क्या है? आर है नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन यहाँ वहाँ कहीं भी लग सकता है। म्यू एस आर है कांस्टेंट। अब इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगेगा? जब बॉडी मूव जब रिलेटिव मोशन, हाँ बस, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस ये कि क्वेश्चन करते हुए ना हमको इन बातों का ध्यान रखना है, वरना गलती हो जाएगी। when there is relative motion, ठीक है, सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ये फ्रिक्शन लगेगा, मतलब लग सकता है, और ये होगा तो ये लग सकता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ के, ये कौन, मतलब ये इक्वल है, इसमें कोई ऐसे ज्यादा कम नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, म्यू के आर, म्यू के आर। तो म्यू एस एंड म्यू के ये क्या चीज है? ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट समझ लो। हाँ, ये किस पे डिपेंड करते हैं, मतलब कहाँ से आता है? सरफेस पे। मैं बताता हूँ, जैसे कि एक लोहे लोहे का टुकड़ा ले लो, उसको ऐसे फर्श के ऊपर डालो, टाइल है ना यहाँ पे, ऐसे डालो तो काफ़ी दूर तक जा सकता है, थोड़ा सा रबर ले लो, इरेजर, उसको डालो, वो तो टकराते ही शायद रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन तो दोनों के बीच में है, लोहे और टाइल के बीच में, रबर और टाइल के बीच में, लेकिन सरफेस ही अलग हो गया ना, नेचर ऑफ सरफेस की कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब, उससे कोफिशिएंट चेंज हो जाता है। तो कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे, और किसी चीज़ पे नहीं करता। ये नहीं करता कि तुम ज़्यादा बड़ी बॉडी ले लो, ये ले लो, वो लो, बस सरफेस किस टाइप का है। अगर सरफेस एक जैसा है, तभी जैसे हम करते थे ना, ये वो नहीं करते थे, एक प्लैंक में गोली चलाई, वो यहाँ से निकली, तो अब इतने सारे प्लैंक लगा दिए, तो जब ये घुसेगा तो धीरे धीरे रुकेगा, तो रुकेगा तो कौन सा फोर्स है रुकने के लिए? एक फ्रिक्शन ही है, जो कि इसके सरफेस, गोली के गोली के सरफेस और प्लैंक के जो भी मटेरियल है, वुड, उसके बीच में लग रहा होगा। तो जब सरफेस ही सेम है तो कोफिशिएंट सेम हो गया, कोफिशिएंट सेम हो गया तो फोर्स भी सेम हो गया, कि नॉर्मल रिएक्शन वो सब सेम है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी सेम था। हाँ, तो वैसे हम एक्सेलरेशन उसमें सेम लेते हैं, ये रीजन था उसमें, क्योंकि सरफेस ही सेम है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन भी सेम है, एक ही फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स सेम रहेगा, चाहे 2 प्लैंक हो 3 प्लैंक हो। ठीक, ये दोनों म्यू एस और म्यू के क्या है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक, दो हो गए ना, स्टैटिक और काइनेटिक। ये है बात, लिख लो। हो गया, लिख लिया? ठीक। हाँ, एक और चीज लिख लो इसमें, ये जो म्यू एस होता है, ये म्यू एस इज स्लाइटली, हाँ, थोड़ा सा बड़ा होता है, और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, तो दोनों बराबर है।
म्यू एस थोड़ा सा बड़ा होता है म्यू के से। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? मॉलिक्यूलर थ्योरी मतलब वो ये इसके ऊपर एक और सरफेस आ गया। कोई भी सरफेस परफेक्ट होता नहीं है, ऐसे ऐसे घुसा है क्यों? अब जब ये रुका रहता है ना तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में घुस जाते हैं, वहां पे वेल्डिंग हो जाती है। अच्छा हाँ समझ गया। सोल्डरिंग सी उसमें होती है। क्वेश्चन में तो वो ढंग से वो नहीं बना पाते। हाँ हाँ। तो ये वेल्डिंग को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये धक्का मारना मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ये सब जो वेल्डिंग बन जाती है तोड़ने के लिए। लेकिन एक बार टूट गई और फिर वो चलने लगा तो फिर वो दोबारा वेल्डिंग नहीं बन पाती। बस इसीलिए रुके हुए स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। हाँ, वन नहीं, कुछ भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ बोल रखा है तो फ्रिक्शन म्यू एस और म्यू के की वैल्यू ज़ीरो लेनी है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी। अरे वो तो इनकी वैल्यू बोल रहा हूँ। हाँ, मान लो कि एक दीवार है, दीवार और फर्श के बीच में कितना फ्रिक्शन है? बहुत ज़्यादा यार, लगभग इन्फिनिटी हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन इन्फिनिटी। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन तो उतना ही है जितना दीवार का वेट है, तो कुछ होगा 1000-2000 किलो ले लो। लेकिन कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा इस दीवार को खिसकाने के लिए, तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पॉइंट पॉइंट में दे रखी होती है क्योंकि अब बॉडी आराम से मूव कर रही है तो तुमको पॉइंट में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। याद रखना इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, हाँ। ये हो गया तो म्यू एस थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो तुमको क्या लेना है? बराबर लेना है। और अगर मेंशन कर रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये वो निकालो जो भी है तो तुमको हाँ उसी हिसाब से लेना है। ठीक है, ये ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुमको सब्जेक्ट समझ में आए। ठीक है, लॉज लगाने आने चाहिए। ठीक है, तीनों लॉज, जैसे कि पहले इक्विलिब्रियम का सवाल करें। इक्विलिब्रियम बताता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब नेट फोर्स का नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, टोटल फोर्स जीरो समझ लो। मतलब सारी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। मान लो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। और वर्टिकल में कभी कभी हो सकता है कि नेट फोर्स, हाँ हो सकता है, हो भी सकता है। कांटेक्ट में तो एन तो लगेगा ही ना। अरे जो भी लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ कि वर्टिकल में 10 फोर्स लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस डायरेक्शन में कर देना है। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। अब ठीक है, इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये है सिंपल सा एग्जांपल। तो हमें बताना है कि ये रस्सी टाइट होगी, ये भी टाइट होगी, टेंशन होगी इसमें, वो बताना है। टेंशन निकालनी है। हाँ, टेंशन टाइटनेस होगी ना धागे के अंदर, तो वो कितनी टेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले रुक जाओ एक मिनट। सबसे पहले तुमको फोर्स बनाना आना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नहीं भी मतलब अगर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी बोलता उसका कोई फायदा नहीं है, तो लोग बोलते रहते हैं, बच्चे लोग ऐसे बोल बोल के एफ फ्री बॉडी डायग्राम। कहने का मतलब ये है कि तुमको फोर्स बनाना आना चाहिए, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं, वो सब पता होना चाहिए।
बताओ जरा कौन कौन से फोर्स लेंगे। मान लो कि ये ले लो 10 किलो ले लो, 10 किलो। अब बताओ mg लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है। 100 किलो 100 न्यूटन mg हो गया। नॉर्मली लगेगा, कांटेक्ट में नहीं है। और क्या लगेगा तो? टेंशन लगेगा इस तरफ। ये जो धागा है, धागा हमेशा खींचने की कोशिश करता है, अपनी तरफ खींचेगा तो इधर खींचेगा वो, T1। और ये भी तो धागा है, ये दोनों टेंशन अलग होंगी क्योंकि धागा अलग अलग। अगर एक ही धागा होगा और कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगी और मासलेस होगा धागा, तो टेंशन सेम। क्यों? हाँ, कुछ नहीं बोला, मासलेस मानना है, आइडियल वाइडियल सब अगर कुछ। मास होगा तो कुछ भी दिया रहेगा कि हाँ हाँ, ये हैं? 10 नहीं, पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? तो ऐसे नहीं बोलता कि टेंशन सेम रहेगी धागे में अगर उसका मास, हाँ, और कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, रास्ते भर का पूरा साफ ही है और मास भी नहीं है। कुछ नहीं बोला तो मास नहीं लेना। इस पे ये भी टेंशन लगाएगा, इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, T2। अब ये बॉडी क्या होगी, रुकी होगी चल रही होगी? क्या लग रहा है? हमेशा के लिए रुकी हुई है, ऐसे लटकी हुई है, तो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? हाँ है। जो बॉडी हमेशा के लिए रुकी हुई है, मतलब तुम देख रहे हो कि काफी देर से ऐसे ही दिख रही है, हिल नहीं रही, तो फिर वो इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स, तो दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, एक्स में भी और वाई में भी। तो क्या करें? क्यों? हाँ हाँ, ऊपर भी, हाँ। पहले इसके ऊपर फोर्स को ना रिजॉल्व कर लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। ये देखो इधर इधर बना लो इसका ये कितना एंगल 37, तो इधर कितना लगेगा इसका कंपोनेंट टेंशन का, इधर T1 cos 37, ठीक है कि नहीं? कंपोनेंट से बनाते हैं ना। और दूसरा कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा, बस। अब हमने इसको हटा के इन दोनों को बना दिया, तो अब हॉरिजॉन्टल में देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, T2 और T1 cos। तो हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0, तो उसको कर लो T1 cos 37 कितना होता है, 4/5 इक्वल टू T2, और वर्टिकल में भी बस 100। तो T1 sin 37 क्या होता है, 3/5। क्या हो गया, कोई दिक्कत है? क्यों? ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा इतना बड़ा पार्ट आ गया यार? अच्छा, बताया तो था मैंने तो। हाँ, देखो मैंने तुम्हें जो बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है वही अभी तक चल रहा है, और कुछ को ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें मैंने तुम्हें भी बताया नहीं है, और वो स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन में पूछे जाते हैं, जैसे लॉग। लॉग नहीं बताया ना? हाँ, तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन का पार्ट ज़्यादा आ जाता है। तो जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना 12th में, तो उसके बाद फिर हम हैं, मैथ में भी आता है लॉग। मैथ में आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वो तुमने भी सीखा नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो वो जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ लोगे 12th में तब करेंगे ढंग से, और ठीक है। हाँ, वो मुझे याद है कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कराए। T1 इंटू 3/5, लेकिन कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार इंटीग्रेशन सीख लोगे ना और कर लोगे। कितना हो जाएगा ये T1? 500/3 न्यूटन, और T2 आ जाएगा, ये कर लो उसको, 400/3 आ जाएगा। आगे टेंशन दोनों, बस ये 1 किलोग्राम वाले सवाल करा रहा हूँ ताकि तुमको मतलब फोर्स की फील है कि फोर्स कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, बहुत सिंपल है। लेकिन बॉडी जब चलेगी तब थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। फिर इक्वेशन बनानी है न्यूटन की, बस, और कुछ नहीं। देखो एक और, एक मैं तुमको देता हूँ, ठीक है, ट्राई करो। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन नहीं ले रहे, फ्रिक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में लेंगे। इसमें भी फ्रिक्शन लगेगा? इसमें इसमें ये तो फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? फ्रिक्शन तो अब आएगा ना जब सरफेस चिपकेंगे, कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा। हाँ। नहीं 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 नहीं,
फिर अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा ना फिर, अगर कोई force नहीं नहीं नहीं, रेस्ट पे क्या करेगा, स्टेट उसकी वही रहेगी। हवा में friction लगती है लगती है अगर वो चल रहा है, क्या चीज़? फोर्स नहीं लग रही तो चलते ही रहेगा। हाँ लगती है फ्रिक्शन, लगी लगी लग, वो तो टच नहीं हुआ अभी gravity लग रही वो हवा का फ्रिक्शन अलग तरीके से लगता है। ये हाँ ये सरफेस फ्रिक्शन है, कहते हैं ना, एयर ड्रैग। वो बिस- friction का part है, हाँ पानी में भी तो फ्रिक्शन लगता है, चलती रहेगी। मछली चलती है। क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो उसमें नहीं होगी। क्यों, क्या बोल रहे थे? है। मैं बोल रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रही तो रेस्ट पे रहेगा, नहीं है। नहीं State में आएगा। रहेगा। फोर्स का मतलब फोर्स जीरो तो एक्सेल, उसका मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है बम है फट गया, उस पर फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही? External force भी लगता है। हाँ अगर आधे बम की बात करूं तो उस पर फोर्स लग रही है। सिस्टम की तो बात है। हाँ मतलब एक सिस्टम, एक बॉडी मान लो चलो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है स्पेस में चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, क्यों? हाँ ये एक बॉल मान लो 10 किलो की ले लो, इसका रेडियस हो गया 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर रेडियस है, और क्या है, यहाँ से इसको बांध रखा है, ये ऐसे बांध दिया, इस धागे की लेंथ भी दे रखी है, ये दीवार है एक, इसको ले लो 2 मीटर, ठीक है। हमें टेंशन बतानी, क्या क्या लगेंगे फोर्स बताओ जरा, क्या क्या लगेंगे इस पे? और Gravity लगेगी and normal यहाँ लगेगा तो हाँ। एक और दो हो जाएगा तो ये वाला जो होगा और क्या लगेगा, फोर्स बताओ बस। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कुछ नहीं बोला मैंने तो, मान बताओ। मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब अगर वो होता रफ सरफेस, फ्रिक्शन कब लगता है, जब सरफेस रफ हो, स्मूथ सरफेस बोल दिया तो नहीं लगेगा, अगर रफ सरफेस भी होता ना तो फ्रिक्शन नहीं लगता, टेंडेंसी नहीं है, चलने की टेंडेंसी नहीं है, क्यों भाई? अगर कोई बॉडी ऐसी पड़ी हुई है रफ सरफेस पे, भाई क्या फ्रिक्शन लगेगा उस पर, कोशिश ही नहीं कर रहा हो चलने की, फ्रिक्शन ना होता तो चल पड़ता, नहीं ना, टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है जाने की कहीं, क्या है वो तो लटका रहेगा। अब चाहे दीवार रफ हो चाहे स्मूथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं? हाँ ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बताऊंगी। अब देखो इधर रेडियस 3 ये सब दे रखा है, बताओ निकालो रिएक्शन क्या लगेगा, और क्या लगेगा? हाँ किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर हमेशा बॉडी की तरफ लगता है, और परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस बॉडी की तरफ, ठीक है कि नहीं? निकालो, करो ट्राई करो, हैं टेंशन निकालने दोनों निकालना है, जो जो नहीं पता सब निकालो, जल्दी निकालो, ये भी छोटा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम वाले सवाल तो इजी होते हैं बहुत, कुछ नहीं करना होता क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, नेट फोर्स जीरो करना होता है। हैं क्या लगेंगे, मैं कर इधर लगा है, नॉर्मल लगा है। क्यों, कैसे करोगे, हो रहा कुछ? नॉर्मल समझ में नहीं P1 आया। cos theta हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। थीटा क्या लिया, ये वाला रस, ये थीटा तो ये सर, मैंने नॉर्मल से लिया है यहाँ से, कौन सा, ये जो रस्सी है,
रस्सी की जब ये जहाँ से ये टच ये रस्सी की लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो सेंटर पे मिलेगी, इतना तो पता है ना। हाँ ठीक है, ये ऐसे। ये वाला थीटा लिया कौन सा लिया थे? ये नॉर्मल से और ये बचा हाँ ये ठीक है चलो ये ले लो। cos थीटा नॉर्मल हो हाँ जाएगा। ठीक है, तो टी, ठीक है टी कॉस थीटा, क्योंकि ये टेंशन भी हॉरिजॉन्टल से थीटा ही बना रहा है, टी कॉस थीटा, और ऊपर लग जाएगा। हाँ ठीक है। अब तो हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो रिएक्शन जो होगा किसके बराबर होगा? n equals to t cos theta। टी कॉस थीटा, और एम जी है, आर ही तो निकालना है, टी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ले रहा है। हाँ नॉर्मल रिएक्शन ले लिया, नहीं मतलब मैं n से डिनोट करता हूं तो कोई बात नहीं, जिस मर्जी से कर लो, रिएक्शन आर हो गया। ठीक है, अब इसमें एंगल नहीं पता कैसे निकलेगा, कुछ कर सकते हैं? n equals to 100 cos theta। 3 है 5 हाइपोटेनस 5 बस हो गया। हाइपोटेनस 5 हो गया। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ तो ये 5 हो गया, 5 3 और 2 5, और ये 3, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हुआ? अरे 3/5, क्यों क्यों समझ में नहीं आया? हाँ हाँ, इसमें थीटा ही तो निकालना, बाकी ये क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा वो सब। अच्छा भैया 500/4 आ रहा है ऊपर वाली को डिवाइड कर दो, टी टी वाली या तो ये एम जी कितना है 100, टी साइन थीटा कितना है 4/5, 125 आ रही 500/, 125 आ रही टी 125 आ गया, नॉर्मल आ रहा है। cos theta कितना है? यहाँ डाल दो, रिएक्शन हो जाएगा 125, कॉस थीटा 3/5, 75। हां नॉर्मल रिएक्शन 75। सही है कि नहीं? ये वैसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया पिछले बार जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा, बस सिंपल। हाँ बस ये भाई थीटा वाला मेरे को बहुत हो गया, ऊपर वाला लेगा था तो उस चक्कर में फिर ऊपर वाला ले लो, कोई बात नहीं, वो भी ऐसे। कैसे होगा? भाई यार क्या बात कर रहे हो, ऊपर वाला थीटा लोगे तो ये थीटा हो जाएगा, चीजें उल्टी हो जाएगी, जो इसके लिए sin है उसके लिए cos हो जाएगा। वो थीटा लोगे तो, हाँ बस ये थीटा है, तो फिर अब ये तूने थीटा ले लिया, तो इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा क्या होगा 4/5, अलग हो गया ना एंगल, हाँ हो जाएगा भाई, कहीं भी ले लो। ठीक है कि नहीं, हो गया? एक और दे दूं? ये एक समझ लो, एक टेबल पर रखा, टेबल को ही टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और डब्बे को रखा हुआ, डब्बा 5 किलो का, ठीक है, इसको ले लो 30 डिग्री ले लो, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, रस्सी से बांध के ऊपर से ऐसे बांध के रखा हुआ है। अब बताओ उसमें क्या क्या लगेगा, रस्सी में खिंचाव होगा कि नहीं होगा? हाँ और एक नीचे की तरफ एमजी लगेगा। हाँ, टेंशन टेंशन होगी कुछ, वो निकल जाएगी, और रिएक्शन दोनों निकाल दो, निकाल दो टेंशन और रिएक्शन। बहुत सिंपल सवाल है, इक्विलिब्रियम वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कोई आते नहीं है सवाल, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन आते होंगे, ये नहीं पूछता कोई, ये तुमको सिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं कि फोर्स कैसे लगाना है, वरना सीधा अगर अच्छा क्वेश्चन दे दूंगा तो उसमें तुम फंस जाओगे। तो फोर्स लगाना आना चाहिए, फोर्स कैसे लग रहा है और उसको कैसे निकालना है, फोर्स लगाना, फोर्स किधर लग रहा है कैसे लग रहा है ये समझ जाओगे तो फिर आगे भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। वो टेंशन टेंशन अच्छे ये जो 50 वाली 25 वाली वाली भैया टी आ रहा है 10/3 अच्छा, तो फोर्स पहले बता, अरे इधर लगेगा टेंशन, टेंशन लगेगा कि नहीं?
हाँ ठीक है, mg लग जाएगा नीचे ऐसे, कितना हो गया 50। और क्या रिएक्शन किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू सरफेस ये R। अब इसको हमको वो करना है, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं कंपोनेंट्स, क्या करें, एक्स एक कंपोनेंट इधर लगेगा sin थीटा के साथ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखो पता क्या है, हमको थोड़ा ना, मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, एक्स एक्सिस हमारा इधर ये होता है, इधर कोई ज़रूरी नहीं है, तुमको यहाँ भी ले सकते हो। इसके हिसाब से y और z चेंज हो तो अगर तुमने एक्स ले लिया ये, तो वाई हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये क्यों कर सकते हैं, अब देखो अगर मैंने एक्स एक्सिस ये ले लिया होता और वाई ये ले लिया होता, तो अब मुझे टेंशन और रिएक्शन दोनों के कंपोनेंट बनाने हैं, क्योंकि ये दोनों टेढ़े हैं। और अगर मैंने एक्स एक्सिस इसको ले लिया और वाई इसको ले लिया, तो सिर्फ ग्रेविटी बच रही है जिसके कंपोनेंट बनाने हैं। क्यों, तो थोड़ा आसान हो गया ना। वैसे तुम नॉर्मल वाला ले लो, उससे भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा बस। ठीक है, तो हमको ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है जिससे कि हमारे कंपोनेंट जो फोर्सेस हैं वो टेढ़े मेढ़े जो हैं वो कम हो। हाँ, जिनके कंपोनेंट निकालने मतलब ज़्यादा टेंशन ना हो, उसमें झंझट ना हो ज़्यादा, झंझट को ख़त्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, थोड़ा इजी करने के लिए। तो एक्स एक्सिस ले लिया ये वाला, वाई एक्सिस ये ले लो। अब टेंशन को रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, तो जो नीचे ग्रेविटी लग रही है वो 50 न्यूटन, उसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। किधर, इसका ये वाला एंगल कितना है, ये कितना है, 30 होगा। हाँ 30। क्योंकि ये 30 है तो ये 60, फिर वो 30। ठीक, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा बोलो, बताओ क्या, एंगल की साइड में कंपोनेंट क्या आता है, याद है कि नहीं है, वेक्टर के, वेक्टर से जो एंगल बनता है जिस तरफ उस, 50 cos 30। हाँ सही है कि नहीं, क्यों भाई, तो जहां वेक्टर है उससे जो एंगल बन रहा है उस साइड कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो 50 कॉस, 25 हाँ, नहीं ये और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, इसकी साइन पहले से आएगा, नीचे ऊपर, नीचे 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 नीचे, 50 sin 30 25 आ जाएगा। हाँ ठीक 25। वेक्टर हमेशा अपने कंपोनेंट के बीच में रहता है, तो वेक्टर ये है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक दूसरा इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, 30 होगा। 30 30। अब बस हो गया यार, इसको बराबर कर दो ना, टेंशन इक्वल टू 50 साइन 25 25, नहीं sin 30 अच्छा, वो 25 और रिएक्शन इक्वल टू 50 कॉस 30, क्या करें वो निकाल लो यार, हो गया काम, 25 और आर 25√3 हो गया। सिंपल लग रहा है ना, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात है, हटा दूं, लिख लो। ये लो एक स्प्रिंग वाला करते हैं, 3 kg। हाँ दे रहा हूँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ले लो 2000 न्यूटन पर मीटर, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। K2 कितना लोगे, 1500 ले लो, ठीक है। अब तुमको निकालना है कि दोनों स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव होगी कि दबाव होगा, सोचो, कॉमन सेंस ये बोल रही है कि ये लटकाओगे तो खिंची जाएगी, खिंचाव में कितना इलोंगेशन होगा,
दोनों में। और कितना खींचेगी वो distance? हाँ, नॉर्मल लेंथ से कितना खींचेगी, मतलब F इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला होता है ना हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स का, हाँ, वो एक्स निकालना है। एक्स क्या होता है, कितना खींचा या कितना दबा हुआ, ठीक है कि नहीं, याद है? याद है। हाँ, निकालो, चलो निकालो, एक्स निकालो, इलोंगेशन निकालना है दोनों में। दो हजार पहले का इसका तीसरे का फोर्सेस बनाओ बस, फोर्सेस सबसे पहले। इस पे क्या लगेगा, 30 न्यूटन mg, 30 न्यूटन हो गया। और क्या लगेगा इस पे क्या लगेगा, और इसमें तो 30 ही लगेगा। और कुछ नहीं लगेगा क्या इस पे 30 न्यूटन बस। पहले वाले में दोनों स्प्रिंग वाला वो लगेगा ना इस पे ये बोलो ना, स्प्रिंग पे तो चिपकी हुई है, वहीं लगाएगी फोर्स, कहाँ लगाएगी, ऊपर क्यों 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 क्यों, वो खींची है खींची हुई है, खींची हुई स्प्रिंग हमेशा खींचती है, तो खींचेगी उसको, ऊपर लगाएगी। एफ एस टू ले लो उसको, क्योंकि टू ले लो, ठीक है। इस पे बताओ, इस पे लगेगा 20 नीचे, नहीं भैया 50 क्या बात कर रहे हो, इसका वेट क्या 50 है? तो नीचे लटका हुआ तो उसके साथ मैं इस पे फोर्स बता रहा हूँ। बॉक्स पे हाँ, डब्बे पे वेट कितना लगेगा, 50 क्यों बोला, टोटल बता रहा हूँ मतलब वो स्प्रिंग स्प्रिंग टोटल कौन पूछ रहा है? सिर्फ डब्बे में तो 20 ही आएगा हाँ, सिर्फ डब्बे पे 20 आएगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, और ऊपर ऊपर नीचे लगे, वाली भी ऐड हो जाएगी ऊपर लगेगा कितना, एफ एस वन ले लो, और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे और कुछ? ऐड तो हो जाएंगी पहले इस पे बताओ फोर्स कौन सा लग रहा है, पहले ये बताओ। हाँ, तो नीचे वाली स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी, वो भी चिपकी हुई है। नीचे वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, FS2 क्यों? क्योंकि वो खींच रही है ना मतलब मतलब आगे सेम है बढ़े। ना, वो खींची हुई है ना सेम है। वो तो- खींची हुई है तो कितना लगाएगी? सेम टेंशन लगाएगी ना FS2 लगाएगी नीचे, अरे हाँ, माइनस FS2। FS2। अरे एक स्प्रिंग है, हाँ, एक वो दो बॉडी से चिपकी हुई है, जैसे धागा है तो दो बॉडी से चिपका है, दोनों में सेम लगाएगा बस, क्योंकि धागे में टेंशन सेम है, तो जिससे भी जुड़ा हो टेंशन लगा हटी, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब लगा लो, ये रुके हुए हैं सब कुछ, हाँ तो टी सी इक्वल टू एफ एस टू। ये कितना होता है, के टू एक्स टू, फॉर्मूला होता है ना 30, तो एक्स टू कितना आ गया, 30 अपॉन 1/50 आ गया 1500, 1/50 मीटर, तो मतलब बोल सकते हैं 100, 2 सेंटीमीटर, 1/50 मीटर है ना ये, तो 2 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, हाँ सेंटीमीटर बोल देते हैं। और ऐसे ही इस पे लगाओ, कितना, अरे ऊपर वाला फोर्स एफ एस वन इक्वल टू एफ एस टू प्लस 20, ठीक है। हाँ, एफ एस वन को लिख लो के वन एक्स वन इक्वल टू एफ एस टू, तो 30 है ही, 30 प्लस 20 50, तो एक्स वन आ जाएगा 50 अपॉन, अरे 2000 यार, ये कितना हो गया, 1/40 1/40, तो ये 2.5, क्यों वैसे ही तो मीटर, सही तो है 20 प्लस बाकी मैंने वही करा। इजी लग रहा है ना, हाँ बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है। सही तो है निशान मना कर रहा हूं मैंने पहले बोला था कि क्या है अच्छा अच्छा क्यों, हाँ ठीक है।
दिख रहा है तुझे? टाइम कितना हो रहा है? 5 बज गए। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा वो करते हैं, मोशन में बॉडी मोशन में डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन डाल देंगे, थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट, ये बॉडी है, सिंपल एक बॉडी ले लेते हैं, यहीं से लेते हैं सिंपल एग्जांपल। ये फोर्स लग रहा है, इसको ले लो 5 किलो का, ये फोर्स है और ये 37 डिग्री पे लगा दिया, ठीक, ऐसे करके खींच रहे हैं। हाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स बताता हूँ कितना है, एक मिनट, 50 50 cos 37 4/5 सर cos 37 3/5 बता रहा 4/5 होता है। 4/5 नहीं cos 4/5 4 बार, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लग गया। अब बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो ये कोई नई चीज नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ ही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही है, तो नेट फोर्स ये किधर जाएगी बॉडी, नहीं आगे या जाएगी तो आगे क्यों क्यों क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, नहीं अगर 37 बिल्कुल ऊपर होता तब रुकी रहती, अगर ये है, मैं इस पे फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रही ना, क्यों नहीं हो रही, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। अच्छा हाँ मेरे ख्याल फिर नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, एमजी के बराबर क्यों, क्योंकि वो एमजी चला रहा है ना, हाँ तो ऐसे लगता है। अच्छा ठीक है, चलो इस पे फोर्स, पहले फोर्स लगा देते हैं, फोर्स क्या लगेंगे, ये 50 न्यूटन, अच्छा तो फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे इसमें, नीचे एमजी मतलब एमजी प्लस जो इसकी फोर्स आएगी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। वेट लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर लग जाएगा रिएक्शन आर। अब इसके कंपोनेंट बना लो मेरे, कितना आएगा, और sin 37 ऊपर वाला, ये तो cos 37 30 नहीं 40, 50 cos 37 कितना हो जाएगा 40, हां 4/5 50 cos 37 होता है 4/5, 40 हो गया। एक्सेलरेशन बताना है, ये और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 50 sin 37 3/5 30। अब हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, अकेला फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन नहीं है, अकेला है, एक फोर्स के साथ किसी डायरेक्शन में अगर एक फोर्स लग रहा है तो वो नेट फोर्स जीरो उस डायरेक्शन में कभी हो नहीं सकता, किसी डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो तो हो नहीं सकता, नेट फोर्स जीरो होने के लिए कम से कम कितने फोर्स होने चाहिए, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नेट फोर्स यही है, अकेला जो 40 है यही नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल एक्स कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स, जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे अकेला फोर्स 40 इक्वल टू, 5 into तो ये कितना आ गया, बस हाँ 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 हाँ, अरे ठीक है, अब देखो इधर कि ऊपर वाली डायरेक्शन में बॉडी चल सकती है, ऊपर डायरेक्शन में तब चल सकती है जब नीचे वाले से ज्यादा हो। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये चौक है ठीक है, इसका मान लो कि 1 किलो वेट है, अब मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर कि ये सरफेस छोड़ दे, 10 न्यूटन, ठीक है, अगर मैं 6 लगाऊंगा तो
तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल वो रिएक्शन माइनस देखो इस पे 10 लग रहा है, नीचे R ऊपर लग रहा है, तो अगर मैंने 6 ऊपर लगा दिया तो 4 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अपने आप ही चार। 4 हो जाएगा। क्यों? हाँ, जैसे कि मान लो कि मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, तो मैं अभी दबा रहा हूँ किसको, बेड को दब रहा है थोड़ा, ऊपर रॉड है, मैंने रॉड पकड़ ली थोड़ी सी, तो दबाना वो कम हो जाएगा ना, रिएक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एडजस्ट करता है। वेट जितना हाँ, वेट नहीं, वो जितना फोर्स लग रहा होता है उस पर। ठीक, 20 तो देखो अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए? 50, लेकिन लग रहा है कितना? 30। तो फिर रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा कि यार उठेगा तो है नहीं, वो चिपका रहेगा। सही बात है, रिएक्शन कितना, रिएक्शन प्लस अभी ये उठा नहीं है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी होगी? 0। वर्टिकल में तो चलेगा नेट फोर्स 0, तो R + 30 शुड बी इक्वल टू 50। तो R की वैल्यू, 20। हाँ, तो एक्सेलरेशन सिर्फ यही रहेगा, वर्टिकल में तो चल नहीं रहा। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब एक जल्दी से क्वेश्चन कर दिए, लिख दिया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको मान लो ये कर दिया मैंने। इसको 50 ही रहने दिया, 50 नहीं, इसको लो 80 ले लो। अब करो 80 न्यूटन है। अब एक्सेलरेशन निकालो, निकालो निकालो जल्दी निकालो। 80 ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। एक मिनट देख लेता हूँ, 80 साइन 3/5। एक मिनट रुक जाओ, 80 नहीं, 100 ले लो, 100 100 100 100 ले लो, 100 ले लो। 80 नहीं, 100 ले लो, 100। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ 80 हो जाएगा वो मतलब x हाँ, फिर तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मैंने 100 ले लिया हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60। 60 और ये कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन ऊपर हो गया 80 80। सर 16 मीटर पर सेकंड 16 आ रहा है। एक्स डायरेक्शन नेट निकालो, नेट 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 एक्सेलरेशन निकाल लिया। वही तो होता है एक्सेलरेशन भी। ये वाले निकाल लेते दोनों में। हां मस्त है। वही तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन, ये कितना है? 80 इक्वल टू 5 इंटू ax, तो ax की वैल्यू आ गई 16। अब y डायरेक्शन में चेक करते हैं, ये उठेगा नहीं उठेगा? वाई डायरेक्शन उठेगा। हाँ उठ जाएगा। इसका 60, इसका कंपोनेंट 60 लग रहा है, तो ये 50 से ज्यादा है, तो ये उठा देगा, तो रिएक्शन की वैल्यू रिएक्शन की वैल्यू मतलब खत्म हो गई। नॉर्मल रिएक्शन 0। अरे कांटेक्ट ही छूट गया यार, जब बॉडी उठ गई तो काहे का रिएक्शन? 20 मीटर पर सेकंड तो नेट फोर्स y डायरेक्शन में क्या होगा? अरे नेट फोर्स कितना होगा y डायरेक्शन में? ये ज्यादा है, मतलब अब तो बॉडी उठ गई ना, पता चल गया r की वैल्यू। खत्म। अरे खत्म का मतलब 0 ना, तो 60 ऊपर लग रहा है, 50 नीचे लग रहा है, तो नेट 10 ऊपर लग रहा है। हाँ, तो 10 मास इनटू एक्सेलरेशन इन y, तो ये 10, 5 इंटू ए वाई की वैल्यू 2। अब ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? अरे 16i + 2j, तो कर लो उसको a मॉड 256 + 4 260। अरे कितना हो गया 260? 2 रूट 65 हाँ 2√65 जो भी है, जो भी है, ब्रेक करेंगे तो 13 कोई बात नहीं, जैसे भी होगा हो जाएगा। ठीक है, ये बात। तो हमको मतलब सब चीज़ का ध्यान रखना है, रिएक्शन जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जैसे फोर्स लग रहा है। हो गया काम? चलो बहुत है आज के लिए, और करेंगे बाद में।